तो साइंस में हमने ये देखा कि अगर कोई चीज हम अगर दो चीजों को तीन चीजों को कंबाइन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जिस चीज को भी मैंने कंबाइन किया है वो वैनिश नहीं करता है, उसका एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होता है, बल्कि उन दोनों तीनों या जितने भी चीज को आपने मिलाया है वहां पर, जितने भी ऑब्जेक्ट्स को, उससे कोई नई चीज मिलकर आती है। जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री में आप देख रहे हैं, आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया तो आपको H2O मिल जाता है, यानी वाटर। यहाँ पर दो तरह के एटम मिल करके एक तीसरे टाइप की यौगिक को फॉर्म करते हैं। आपने कार्बन ऑक्सीजन को मिलाया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि जब कार्बन डाइऑक्साइड बना तो कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों वैनिश कर गए। अगर हम इनको किसी तरह से तोड़ें तो हमें फिर से कार्बन और ऑक्सीजन वापस भी मिल जाते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने ये देखा कि जब एक ग्लास को रब करते हैं और एक प्लास्टिक को रब करते हैं और दोनों को सेपरेटली अगर पेपर पीस के पास लेकर जाते हैं तो दोनों पेपर को अट्रैक्ट करते हैं। ग्लास भी करता है और प्लास्टिक का रॉड भी करता है। लेकिन उन्होंने ये देखा कि उन्होंने सोचा लाओ दोनों को एक साथ मिला दें। सपोज कीजिए एक ग्लास है एक प्लास्टिक है, तो उन्होंने सोचा कि लाओ दोनों को एक साथ मिला दें तो इनकी ताकत बढ़ जाएगी। तो जैसे ही वो रब करके दोनों को एक साथ मिलाते हैं और उसके बाद पेपर पीस के पास लेकर जाते हैं तो देखते हैं वो किसी भी तरह से कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, ना ही अट्रैक्शन का और ना ही रिपल्शन का। वो चौंक गए। उन्होंने फिर से इन दोनों को सेपरेट किया और सिंगल सिंगल लेकर गए तो देखे अब भी कोई प्रॉपर्टी उस पर नहीं रह गई जो उस पर फोर्स लगा सके। तो उन्होंने ये सोचा कि ये दोनों को जब हमने मिलाया यहां पर तो दोनों ने एक दूसरे को क्या किया, डिस्ट्रॉय कर दिया, वैनिश कर दिया एक दूसरे को। और ऐसा केवल मैथमेटिक्स में ही होता था। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई +10 नंबर है और -10 है तो इनका रिजल्ट 0 आ जाता है, यानी ये दोनों वैनिश कर जाते हैं। ऐसा सिर्फ मैथमेटिक्स में होता था। इस बेसिस पे फ्रैंकलिन ने उनका नाम रखा पॉजिटिव और निगेटिव। तो अब हमें यह समझ में आ गया कि हमारे पास दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, तो अब ये पॉजिटिव और निगेटिव जब हमने दो चीजों को रब किया तो ये पॉजिटिव और निगेटिव आए कैसे। तो उस समय फ्रैंकलिन ने एक सीरीज बनाई थी। उन्होंने ये बताया अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं ग्लास के साथ रब करता हूं तो ग्लास हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग देखते हैं उस सीरीज को। तो उन्होंने ग्लास को पॉजिटिव माना, बताया इसके साथ जो भी ऑब्जेक्ट आप रब करोगे, कोई भी ऑब्जेक्ट रब कीजिए तो ग्लास हमेशा पॉजिटिव रहेगा और इसके साथ जिसको रब किया है वो क्या हो जाएगा, वो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने एक सीरीज बनाई और उस सीरीज में कुछ नेम रखे, जैसे ये ग्लास हो गया, फिर आपका आता है फेलिनल, ऊल, इस तरह से कुछ और इसमें थे। और ये फिर आता है आपका प्लास्टिक, जिसको रेजिन भी कहते हैं, प्लास्टिक, सल्फर, इस तरह से। तो ये चीज उन्होंने बताया, प्लास्टिक को हमेशा निगेटिव बताया। तो यहां पर अगर हम देखें तो ग्लास पॉजिटिव और प्लास्टिक को निगेटिव माना, ग्लास पॉजिटिव और प्लास्टिक को निगेटिव माना। यानी अगर किसी भी चीज को आप ग्लास से रब करते हो तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर प्लास्टिक से रब करते हो तो प्लास्टिक हमेशा निगेटिव जाएगा, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर ग्लास के साथ रब किया तो ग्लास वाला पॉजिटिव होगा और दूसरा वाला निगेटिव हो जाएगा। तो इस सीरीज के बेसिस पे उन्होंने ये बताया कि जैसे अब यहां पर मैं फेनिलल और ऊल को एक दूसरे से रब करूं तो उनके अकॉर्डिंग ये बना था कि जिसका नाम इस सीरीज में पहले आया है वो पॉजिटिव होगा और जो बाद में आया है वो निगेटिव होगा।
लेकिन अगर यही चीज मैं ग्लास के साथ रब करता हूं तो फेलेनल निगेटिव हो जाएगा और ग्लास पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर इन दोनों को रब करता हूं तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव होगा। अगर ऊल को और ग्लास को रब किया तो ये निगेटिव ही रहेगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने एक सीरीज बनाई और बाद में हमारी इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी आई, जो हमारे साइंस ने और तरक्की किया, चार्ज पार्टिकल ढूंढ लिए गए, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह। तो उस बेसिस पे इसको थोड़ा अलग तरीके से डिफाइन किया गया, तो उसका कहा गया इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। तो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के बेसिस पे हमें यह बताया गया कि जब हम दो चीजों को रब करते हैं, कोई भी दो मटेरियल को जब ले करके हम उसको रब करते हैं तो रब करने से इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है। इलेक्ट्रॉन एक मटेरियल से निकल के दूसरे मटेरियल पर चला जाता है और जिस मटेरियल से निकलता है उस मटेरियल पर पॉजिटिव चार्ज और जिस मटेरियल पर इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी आती है और इस इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी से पॉजिटिव और नेगेटिव को अलग करना बहुत आसान हो जाता है। जो भी मैटर अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा वो कैसा हो जाएगा, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और जो उसको गेन करेगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ओके, अच्छा, कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है इसको चेक करने के लिए एक डिवाइस बनाई गई थी जिसका नाम था इलेक्ट्रोस्कोप। उस इलेक्ट्रोस्कोप को हम लोग आसानी से उससे टच करा करके बॉडी को हम ये पता कर लेते थे कि कोई मैटर चार्ज है या नहीं है। इलेक्ट्रोस्कोप जो हमारा बना हुआ था, इलेक्ट्रोस्कोप कुछ इस तरह से था और इसके साथ यहां पर दो लीव्स लगा दिए गए थे। ये लीव्स जो थे आपके वो गोल्ड के थे, ये, और ये डिस्टर्ब ना हो हवा वगैरह के चलने से, इसलिए यहां पर क्या किया, इसको एक ग्लास में बंद कर दिया, ग्लास के बॉटल में बंद कर दिया। अब जैसे मान लीजिए आप कोई चीज रब करके इसके पास लाते हैं, मान लीजिए आपने इस जो डिस्क है ये इसका, इस डिस्क से एक रॉड को टच किया और ये रॉड पॉजिटिवली चार्ज था, तो अब ये चार्ज को क्या होगा कि इस पर ट्रांसफर हो जाएगा और ये मेटल है, मेटल चार्ज को चलने के लिए अलाउ करता है, तो यह चार्ज यहां पर आ जाते हैं लीव पर और ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं, और ये यहां से यहां पहुंच जाता है और ये यहां से यहां पहुंच जाएगा। तो हमारे लीव जो होते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो पहले से ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो अगर इस लीव पर कोई इफेक्ट पड़ता है तो हम समझ जाते हैं कि ये चार्ज है, और अगर नहीं पड़ता है तो हम कहते हैं बॉडी डिस्चार्ज है, वो न्यूट्रल है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं है। अच्छा, फिर मैं एक दूसरी बॉडी इस पर टच करता हूं, ऐसे मान लीजिए, तो जो दूसरी बॉडी हमने टच की वो निगेटिव है, निगेटिवली चार्ज है या पॉजिटिवली चार्ज है, इसको भी हम चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर हमने दूसरी बॉडी इससे टच की और हमने ये देखा कि यह बॉडी आता है और इस समय इसका जो, जैसे यहां से अगर ये निगेटिवली चार्ज होगा तो निगेटिव यहां पर जाएंगे और इस पॉजिटिव को क्या करेंगे, न्यूट्रल कर देंगे। तो जब पॉजिटिव न्यूट्रल हो जाएंगे तो ये लीव वापस अपने स्टेट पे आ जाएगा, यानी इनके बीच का जो सेपरेशन है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, निगेटिवली चार्ज है, यानी दोनों बॉडी क्या है, अपोजिटली चार्ज है। ओके, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोस्कोप, जिसके मदद से हम किसी भी बॉडी के चार्ज या अनचार्ज होने की बात करते हैं। ओके ओके, अब चार्ज के पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, तो चार्ज के पास जो कुछ प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में अब हम बात करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, तो बेसिक प्रॉपर्टी में एडिक्टिविटी, इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या आती है, एडिक्टिविटी। फिर एडिक्टिविटी में क्या होता है,
जैसे जो इनका एडिक्शन होता है कि ये कैसे ऐड किए जाएंगे, जैसे हम बात करते हैं टोटल चार्ज की। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया हीलियम, तो हीलियम में टोटल चार्ज कितने हैं और नेट चार्ज कितना है। ठीक है, जो टोटल चार्ज होता है, जैसे एक हीलियम में हम जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स होने के साथ साथ उसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं जिन पर पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो अगर हीलियम की बात किया जाए तो हीलियम पर जो टोटल चार्ज है हीलियम का, टोटल चार्ज 4 है। और अगर यहां पर हम बात करें कि नेट चार्ज कितना है, तो नेट चार्ज 0 होता है। तो याद रहे, जो इसका एडिक्शन होता है, एडिशन इसका अलजेब्रिक होता है। ठीक है, तो चार्ज का जब भी हम नेट निकालते हैं, तो नेट निकालने के लिए हम कौन सा मैथमेटिक्स यूज करें, अर्थमेटिक यूज करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। कौन सा? अलजेब्रिक यूज करेंगे। ठीक है, अलजेब्रा वाले मेथड से जोड़ेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव लिखा जाएगा, निगेटिव चार्ज को निगेटिव लिखा जाएगा, और यह रिजल्ट हमारा आएगा। ओके, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं, आपके पास कोई चार्ज है Q1, Q2, फिर Q3, फिर Q4, तो इसका जो नेट निकालेंगे आप, वो बनेगा Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4। अब जो भी आए इसका रिजल्ट, वो आपका नेट चार्ज कहलाएगा इस पे। ठीक है, तो हम चार्ज का जो नेट निकालते हैं वो किस मेथड से निकालते हैं? अलजेब्रिक सम के मेथड से निकालते हैं। ओके, फिर आता है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो जो क्वांटाइजेशन होता है, तो क्वांटाइजेशन जो हमारा मैं लिख देता हूं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमने ये देखा कि हमारे नेचर में जो एलिमेंट्री चार्ज होता है उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज का जो यूनिट होता है वो कूलम होता है। चार्ज को हम कूलम से ही लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो एलिमेंट्री चार्ज होता है अमाउंट, उसका होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इससे छोटा चार्ज हमने नहीं देखा। अब इससे बड़ा चार्ज हम जरूर देखते हैं अपने नेचर में। तो जो भी चार्ज हमने इससे बड़ा देखा, इसको डिनोट किया गया E से। ठीक है, तो ये स्मॉलेस्ट चार्ज है, उसका मैग्नीट्यूड 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। अब जो भी चार्ज होता है वो इससे बड़ा होता है। अब बड़ा किस तरह से होता है? क्या इसका क्वार्टर होता है, क्या इसका 1/2 होता है, ठीक है, या 2/2 होता है, इस तरह से। तो अगर हम देखें तो इससे बड़ा जो चार्ज बनता है वो इसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है। फिर से एक बात समझिए आप, चार्ज जो है वो बेसिकली मैटर के मैसिव प्रॉपर्टी से अलग नहीं है। ओके, बोला यहां E जो है वो हमारा क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये कैसी प्रॉपर्टी है? ये सॉरी, ये एक हमारा एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल है। ओके, तो एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल इससे छोटा नहीं होता है। हमने इसे जो बड़ा देखा वो इसका होल मल्टीपल में देखा, जैसे कि हमारा 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से। इससे बड़े चार्ज जो हमने देखे वो E है, 2E है, 3E है, 4E है, इस तरह से सो ऑन। हमने इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं देखा। हमने इसमें कभी 3/2E नहीं देखा, हमने 1/4E नहीं देखा, 2/5E नहीं देखा। ऐसे हमारे चार्ज नहीं होते हैं। ठीक है, हम इलेक्ट्रॉन को मास से अलग नहीं कर सकते। जो छोटा सा पार्टिकल था, जैसे हम किसी चीज को तोड़ते जाते हैं, तो अगर हम इलेक्ट्रॉन के मास को, जिसका मास कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये एक मैसिव पार्टिकल्स है,
तो चार्ज जो होता है वो मास से अलग नहीं हो सकता है, वो मास के साथ ही रहता है। अगर आप इलेक्ट्रॉन के मास को डिस्ट्रीब्यूट कर सको तो चार्ज इससे छोटा हो जाएगा, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। आप इलेक्ट्रॉन के मास को और ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, मतलब इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते। जैसे हमारे पास सपोज कीजिए कि मान लीजिए आपके पास एक अमरूद है या कोई सेब है, तो आप उसको तोड़कर छोटे 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 टुकड़े उसके कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन के मास को यानी इलेक्ट्रॉन को तोड़कर उसके छोटे छोटे टुकड़े नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कर सको तो बेशक आपको इससे छोटा चार्ज मिल जाएगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि इससे छोटा चार्ज इस तरह से हमें कहीं मिल जाए। तो इसलिए हमें जो भी इससे बड़ा चार्ज मिलता है वो कितना होता है, इसका 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 6 टाइम्स इस तरह से होते हैं। तो हमें जो चार्ज होता है हम उसको Q से डिनोट करते हैं और ये हो जाता है Q इक्वल टू Ne, यानी जो भी चार्ज होगा हमारा वो बेसिक यानी एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल का होल इंटीग्रल मल्टीपल्स होगा। ओके, तो ये हो गया आपके चार्ज पार्टिकल्स। फिर आता है कंजर्वेशन। तो जो हमारा चार्ज का कंजर्वेशन होता है, हमारा चार्ज जो होता है वो कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, कंजर्वेशन। तो ये हमारे चार्ज जो होते हैं वो कंजर्वेटिव होते हैं, मतलब हमारे नेचर में पहले से ही चार्ज एक फिक्स अमाउंट में अवेलेबल है। और जो नेट चार्ज अगर हमारे देखा जाए नेचर का, तो नेट चार्ज क्या है, 0 है। तो अगर नेट चार्ज 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जितना निगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। निगेटिव और पॉजिटिव ये दोनों चार्ज इक्वल अमाउंट में हैं, इसीलिए हमारे नेचर का जो नेट चार्ज है वो कैसा है, वो न्यूट्रल है, 0 है नेट चार्ज हमारा। अब अगर इसमें से किसी भी चार्ज को आप डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो आपका जो पूरा नेचर है वो कैसा हो जाएगा, वो चार्ज्ड हो जाएगा, यानी नेट चार्ज 0 नहीं रह जाएगा। और ये हम कर भी नहीं सकते। बाद में हमने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स देखे जिसमें हमारा जो चार्ज है वो डिस्ट्रॉय होता है। जैसे आइंस्टीन के इक्वेशन E इक्वल टू mc², यानी अगर मास को डिस्ट्रॉय किया जाए तो हमें एनर्जी मिलती है, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रॉय करें तो भी एनर्जी मिलती है। तो इस प्रोसेस से ये थोड़ा हमारा जो कंजर्वेटिव लॉ है ये एक बार कंट्रोवर्सी में आ गया, लेकिन उस समय इसका निष्कर्ष ये निकाला गया कि इलेक्ट्रॉन एक निगेटिव चार्ज है, वो डिस्ट्रॉय होगा कैसे। तो ये बताया गया कि वो डिस्ट्रॉय तब होता है जब उसके साथ पॉजिट्रॉन कोलैप्स कर जाता है। पॉजिट्रॉन एक पॉजिटिव चार्ज होता है, तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव दोनों मिलकर एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करते हैं, तब हमारा मास डिस्ट्रॉय होता है और उसके बदले में हमें क्या मिलता है, रेडिएशंस मिलते हैं, एनर्जी मिलती है। एनर्जी मतलब लाइट, हमें लाइट के फॉर्म में या इस तरह से किसी भी प्रेशर फॉर्म में। तो हमें जो एनर्जी मिली वो किस फॉर्म में, रेडिएशन के फॉर्म में, हीट मिलती है। हीट कैसे, रेडिएट होता है एक जगह से दूसरी जगह तक, लाइट रेडिएट होती है एक जगह से दूसरी जगह तक। तो हमारा जो मास डिस्ट्रॉय हो रहा है उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है, रेडिएशन, जो कि मैंने पहले आपको बताया था कि नेचर का हमारे 2 टर्म्स होता है, एक मैटर और दूसरा रेडिएशन। तो यहां पर आपने देखा कि एक मैटर को रेडिएशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसी तरह से हमें बाद में यह भी पता चला, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इनहेलेशन। जब एक पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन से कोलैप्स करके उसको डिस्ट्रॉय करता है और उसके बदले में हमें एनर्जी मिलती है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इनहेलेशन। और एक दूसरा प्रोसेस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, पेयर प्रोडक्शन। यानी हम जब लाइट को, गामा रेज को किसी एक ब्रास के होल पर, इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये देखा गया कि जब हम इसको कंप्रेस करते हैं तो उसके बदले में हमें मास मिलता है, लेकिन जो मास मिलता है वो केवल इलेक्ट्रॉन नहीं होता है बल्कि उसके साथ पॉजिट्रॉन भी डेवलप होता है, यानी निगेटिव और पॉजिटिव ये दोनों चार्ज एक साथ आते हैं। तो अब अगर हम देखें तो रेडिएशन से मास डेवलप हो रहा है, यानी रेडिएशन से हम मैटर भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो नेचर होता है वो
सिमेट्री है यानी मैटर को हम रेडिएशन में और रेडिएशन को हम मैटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों एग्जांपल मैंने आपको बता दिए। तो यहां पर हमने जो देखा, जब डिस्ट्रॉय हुआ चार्ज हमारा, तब कैसे डिस्ट्रॉय हुआ, पॉजिटिव और निगेटिव, यानी अगर एक निगेटिव चार्ज मेरा डिस्ट्रॉय हुआ तो एक पॉजिटिव भी डिस्ट्रॉय हुआ, तो अब नेट फिर से हमारा क्या रह गया, जीरो ही रह गया। तो इस तरह से हमने ये देखा कि हमारा जो नेचर में चार्ज है वो नेचर का नेट चार्ज जीरो था, जीरो है और जीरो ही रहेगा। पेयर प्रोडक्शन में भी हमने यही देखा। तो इस तरह से हमारा जो चार्ज है उसके पास एक ये भी प्रॉपर्टी होती है, और वो प्रॉपर्टी क्या है, कंजर्वेटिव। ठीक है, तो ये कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी भी होती है। और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, बात करेंगे कूलॉम्स लॉ की। ओके गाइस।